नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले हमने देखा समाजलक्षी और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। अब हम देखते हैं जीवन फल और विकासात्मक मनोविज्ञान। जीवन फलक और विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन से पहले की गर्भावस्था से प्रारंभ करके वृद्धावस्था तक के विकास को समाहित कर लेता है। पहले विकासात्मक मनोविज्ञान में मात्र बाल्यावस्था तक के समय को ही अधिक महत्व दिया जाता था। अब इस शाखा में संपूर्ण जीवन चक्र का समावेश होता है। मतलब कि पहले विकासात्मक मनोविज्ञान में सिर्फ बाल्यावस्था को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन अब जीवन की संपूर्ण जीवन चक्र को महत्व दिया जाता है। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था के दौरान होने वाले वृद्धि विकास, उसे प्रभावित करने वाले परिबल, इसमें आने वाली मुश्किलें और मुमकिन उपायों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था के दौरान होने वाले वृद्धि और विकास। वृद्धि ये शरीर में होती है, शारीरिक होती है, और विकास ये मानसिक होता है। ये खास ध्यान रखिएगा। उसे प्रभावित करने वाले परिबल, इसमें आने वाली मुश्किलें और मुमकिन उपायों का अध्ययन करने के लिए शाखा उपयोग में आती है। संपूर्ण विश्व में जब वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही हो, तब मनोविज्ञान की इस शाखा का महत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले बाल्यावस्था में ही था। क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं कि वो कैसे उसका विकास होगा, कैसे मानसिक विकास होगा, कैसे उसका मेंटालिटी सुधरेगी, कैसे वो पढ़ेगा, कैसे स्कूल जाएगा, कैसे लोगों से बात व्यवहार करेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बाल्यावस्था में ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई वृद्धावस्था में। क्योंकि वृद्धावस्था में ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके दिमाग में। क्योंकि चिड़चिड़ापन, आज की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट जनरेशन है। इसके वजह से जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को कई बार टाइम नहीं दे पाते। टाइम ना दे पाने के कारण, या उनकी बातें ना सुन पाने के कारण, या उनके साथ बात व्यवहार ना कर पाने के कारण। क्योंकि एक उम्र होती है जब लोग उनसे मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी मतलब की वजह से, बल्कि उनके पास टाइम कम होता है इसके लिए। तो वो मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जो वृद्ध होते हैं उनको कोई बात करने के लिए, कोई अपना बात प्रकट करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसकी वजह से वो सिर्फ सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। उनके दिमाग में ऐसी मेंटालिटी चलती रहती है कि मेरे साथ कोई नहीं है, और उनका जो दिमाग में है वो चिड़चिड़ापन आता रहता है। इसके लिए ये विकासात्मक मनोविज्ञान वृद्धावस्था में भी काम आने लगा। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में होने वाले विकास, उसमें आने वाली समस्याएं और उनके उपाय के लिए व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अलग अलग उम्र के व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं। अगला है मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र। अब मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र क्या है, आइए वो देखते हैं। पहला है बोधात्मक मनोविज्ञान। बोधात्मक मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक और बोधात्मक प्रक्रिया जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, तर्क, विचार, सृजनात्मकता, निर्णय प्रक्रिया, समस्या निवारण आदि जैसे मुद्दों का अध्ययन करता है। मतलब कि ये जो बोधात्मक मनोविज्ञान है, ये संवेदना उनकी क्या है, वो संवेदना मतलब जो शारीरिक रूप से 5 इंद्रियों का प्रयोग करके संवेदन किया जाता है वो। फिर प्रत्यक्षीकरण, वो अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसका, ध्यान, स्मृति जो उनकी याददाश्त है वो, तर्क, अपना मत, अपना व्यू, विचार, अपनी थिंकिंग, सृजनात्मकता मतलब कुछ ना कुछ नया सृजन करने का, कुछ ना कुछ नया निर्माण करने का, निर्णय प्रक्रिया, समस्या निवारण इत्यादि हमारी बोधात्मक मनोविज्ञान में आता है। क्योंकि हम मेंटली अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने मेंटल थियरी से सोचते हैं, तब जाके उसका हम लोग अर्थबोध कर पाते हैं। मनुष्य का व्यवहार वातावरण की अपेक्षा कि वह वातावरण का किस प्रकार अर्थबोध करता है, इस पर आधारित है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की यह शाखा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल पर जोर देता है। यह क्षेत्र दुर्गुणों, गलत आहार विहार, व्यसनों, बुरी आदतों आदि से स्वस्थ को होने वाले नुकसान के संबंध में और योग्य प्रकार की जीवन शैली अपनाने में लाभ होने वाले लाभ के संबंध में लोक जागृति का कार्य करता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान ये मतलब जो व्यक्ति नशा या कुछ द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो वो टाइम पे उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। उनकी सोचने की, समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनको वही द्रव्य चाहिए जो कि उनके सेंसर, जो कि उनके बॉडी को एब्जॉर्ब हो सके। तो वो वहाँ पे नहीं मिल पाता। वो ना मिल पाने के कारण वो अलग अलग व्यवहार करते हैं, कई बार उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान होता है वो इसी का कार्य करता है कि ये लोगों में जो भी गलत दुविचार हैं या गलत कुछ बॉडी में
काम हो गया है तो उसको यहाँ पे लोग जागृति करके उसका निराकरण करते हैं। इस शाखा का उद्देश्य रोगों को होने से रोकना है। अयोग्य जीवन शैली के कारण होने वाले नुकसान से दूर रहने के लिए इस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं। तंदुरुस्त और मनोदुरुस्त जीवन किस तरह जिए, इससे संबंध में मार्गदर्शन, अनुभव, अनुसंधान का कार्य क्षेत्र करता है। अगला है खेलकूद का मनोविज्ञान। खेल में विजय प्राप्त करने के लिए, नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए चुस्तता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही मानसिक और मनोवैज्ञानिक विचारधारा और तैयारी में महत्वपूर्ण है। खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ियों की मानसिक चुस्ती बनाए रखना, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें तैयार करना, तालीम देना तथा लगातार उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखना, यह कार्य क्षेत्र है। मतलब खेलकूद मनोविज्ञान में भी कई बार, जैसा कि आप देखते हो, मैं क्रिकेट का उदाहरण लूँ तो अगर कोई बैट्समैन है 1-2 इनिंग अच्छे से नहीं खेला तो उसके आलोचक बढ़ जाते कि नहीं अच्छा नहीं खेला, और सडनली यही होता है कि वो कई बार नेगेटिव हो जाता है और वो 2-4 इनिंग में और ख़राब परफॉर्मेंस कर देता है, जिसके वजह से वो एकदम स्ट्रेस में चला जाता है। अब जब स्ट्रेस में चला जाता है, जब उसकी बैटिंग ख़राब हो जाती है, उसे टीम में से निकाल दिया जाता है, तब जो उसका साइकाट्रिस्ट होता है या तो उसका जो कोच होता है वो उसे सिखाता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस में सुधार लाना है, और फाइनली वो उनको फॉलो करके अपने परफॉर्मेंस में सुधार लाके वो वहाँ पे नए कीर्तिमान बनाता है। पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पर्यावरण लक्षी भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का व्यक्ति के व्यवहार के साथ संबंध को जांचता है। पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान का उद्देश्य पर्यावरण की देखभाल या संरक्षण का है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के कारण अवकाश में होने वाले परिवर्तन, अणुशक्ति के उपयोग, कुप्रभाव, जंगलों का विनाश, नदियों का प्रदूषण आदि की तथा मानव सर्जित जनसंख्या वृद्धि, आबादी की घनता, गरीबी, बेकारी, कचरे का निराकरण आदि समस्याओं के प्रभाव और उनके मुमकिन उपाय इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब पर्यावरण मनोविज्ञान में जो भी पर्यावरण रिलेटेड है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो, वो सब को मेंटालिटी, लोगों की मानसिकता के हिसाब से ठीक करना है। तो अगला पॉइंट है अपराध शोधन का मनोविज्ञान। विश्व में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। ये अपराधों को दूर करने के लिए गुनाह या अपराध करने से हाईटेक बन गए हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे समय में अपराधों को सुलझाना यह चुनौतीपूर्ण कार्य है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और साधनों का उपयोग अपराध खोजने के लिए कार्य हो रहा है। अपराध खोजने के लिए भी कार्य हो रहा है। अपराध शोधन के मनोविज्ञान में अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलकर अपराध होने के कारण, परिस्थिति, संयोग आदि को ध्यान में रखकर अपराधियों को ढूंढने और पकड़ने के प्रयास किए जाते हैं। गुजरात के गांधीनगर में देश की सर्वप्रथम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जहां इस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के अध्ययन करने के बाद सरकार के अपराध शोधन विभाग तथा निजी संस्थाओं में नौकरी तथा अपने व्यवस्थापन के श्रेयकर अवसर प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत अपराध मनोविज्ञान, अवकाश मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, संरक्षण मनोविज्ञान, आतंकवाद और शांति का मनोविज्ञान, जन समुदाय का मनोविज्ञान, नारी लक्षी मनोविज्ञान, राजनैतिक मनोविज्ञान, व्यवस्था लक्षी मनोविज्ञान जैसे मनोविज्ञान की शाखाएं विकसित हो रही हैं। मतलब कि ये जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेन साइंस यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में स्थापित है, गांधीनगर में, और इसके द्वारा यहाँ पे सिखाया जाता है किस तरीके से अपराध को रोका जाए। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो हमारा ये जो पाठ है ये यहीं पूरा होता है। इसके बाद आपको होमवर्क में जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप मुझे सोमवार तक मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।